तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांजियांग एल्डर हॉन्ग से स्टार टोकन हासिल करते हुए ग्रेविटी ट्रेनिंग पैलेस में कल्टीवेट करने चला गया, जहां पर यांजियांग को पर्पल फॉर्मेशन डायग्राम से थंडर कोर हासिल हुई। हालांकि तभी एक व्हाइट फॉक्स से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। ये बंदी यांजियांग को उस कोर के बारे में पूछने लगी, लेकिन तभी इन्हें पता चला कि वहाँ पर कोई आने वाला है, जिसके चलते व्हाइट फॉक्स और यांजियांग तुरंत ही वहीं पर छुप गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यांजियांग और फॉक्स एक जगह पर छुपे हुए थे। यहाँ पर यांजियांग को उस फॉक्स का अपने इतने करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा और वहीं पर वो बंदी उसकी तरफ देखकर फ्लर्टी स्माइल करने लगी, जो देखकर तो बेचारे यांजियांग की हालत खराब हो गई। वो बस किसी भी कीमत पर इस बंदी से दूर हटना चाहता था और उसकी ऐसी हरकतें देखकर उस बंदी को भी उस पर हंसी आने लगी। वो समझ गई कि ये बंदा तो काफी ज्यादा नेक दिल और समझदार है। फिर उसने देखा कि पवेलियन के लोग वहाँ से जा चुके हैं, तो तुरंत ही यांजियांग को बताने लगी कि जूनियर वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम लोग बाहर जा सकते। जो सुनते साथ ही यांजियांग भी रिलैक्स हो गया। वो कह रहा था अच्छा हुआ हम उन लोगों की नजरों में नहीं आए, वरना हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फॉक्स से दूर हट गया। उसके ऐसी अनकंफर्टेबल हरकतें देखकर उस बंदी को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए वो यांजियांग को चिढ़ाने के लिए कहने लगी कि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे काफी अच्छे से ताड़ लिया होगा, तुमने तो एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें मुझसे हटाई नहीं थी। जो सुनते साथ ही बेचारा यांजियांग और ज्यादा परेशान हो गया। उस बंदी से कह रहा था क्या बात कर रही हूँ, मैंने तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। देखो प्लीज मेरे सामने ऐसी बकवास बातें मत करो, मैं ना वैसे टाइप का बंदा बिल्कुल नहीं हूँ। जो सुनते साथ ही वो व्हाइट फॉक्स यांजियांग को छूते हुए कहने लगी कि तुम्हें लगता होगा मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन ऐसी रोमांटिक वाइब्स को मैं कभी मिस नहीं करती। यहाँ पर यांजियांग को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था कि कहीं ये लड़की उस पर कोई जबरदस्ती ना कर दे। उतने में ही वो बंदी उससे कह रही थी देखो मैं जानती हूँ उस फॉर्मेशन से तुम्हें काफी पावरफुल ट्रेजर मिला है, तो अगर तुम वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो तो फिर मैं भी तुम्हारी बाहों में आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो खुद को पूरी तरह से तुम्हारे सामने सबमिट कर दूंगी। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर यांजियांग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था सीनियर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई थर्की टाइप का बंदा नहीं हूँ, और सेकंड बात ये है कि वहाँ से मुझे कोई ट्रेजर हासिल नहीं हुआ, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ दे। अब यहाँ पर उस बंदी को पता था कि यांजियांग के पास वो ट्रेजर है, लेकिन फिर भी वो उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए यांजियांग पर कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती थी। तो वो उसे कहती ठीक है अगर तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ईमानदारी से पेश आओ। इतना कहती साथ ही वो बंदी उसे अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गई। अब यहाँ पर यांजियांग भी वापस अपने कमरे में आ चुका था। वो अभी भी उसी बंदी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो मिस्टीरियस लड़की थी कौन। उसका रवैया देखकर इतना तो समझ गया था कि वो कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं हो सकती। जिसके बाद वो खुद को ही समझाने लगा कि मैंने उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला, फिलहाल तो मैंने उस 4th रैंकिंग के थंडर बीस्ट कोर को रिफाइन करने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए यांजियांग फटाफट से कल्टीवेशन करने बैठ गया। यहाँ पर यांजियांग ने अपनी सोड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए 5 एलिमेंट्स को बाहर निकाल लिया। इन एलिमेंट्स की पावर की मदद से वो इस कोर को काफी आसानी से रिफाइन कर सकता था, मगर उसके मास्टर की गाइडेंस के बगैर ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। यांजियांग काफी देर तक उस कोर को रिफाइन करने में लगा हुआ था और फाइनली ये प्रोसेस पूरी हो गई। यहाँ पर हम यांजियांग के स्पिरिट बीस्ट को भी देख पाते हैं, जो कि अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। साथ ही साथ यांजियांग के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सोड इंटेंट भी फ्लोट हो रहा था, जिससे हमें पता चल जाता है कि यांजियांग ने ब्रेक थ्रू किया है। इनफैक्ट यांजियांग भी अपनी इस प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था कि वाकई इस थंडर कोर में गजब की पावर्स थी, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स को तो मैंने आज तक महसूस भी नहीं किया था। इस थंडर कोर की मदद से मैं सोड इंटेंट की 3rd रैंक को अचीव कर पाया हूँ। सो गाइस यहाँ पर यांजियांग ने उस थंडर कोर की मदद से एक और ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि उसके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। इतना ही नहीं यांजियांग के पास 2 इनेट एबिलिटीज थी, जिसमें से एक है लाइटनिंग कंट्रोल और दूसरी थी बर्जर। तो इस थंडर कोर की मदद से इन दोनों डिफरेंट एबिलिटीज का आपस में तालमेल बैठ चुका था, यानी कि यांजियांग इन दोनों एबिलिटीज को एक साथ एक ही वक्त यूज कर पाएगा। यांजियांग खुद से ही कह रहा था कि जब मेरे मास्टर को इस प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। अब काफी लंबे देर तक कल्टीवेट करने की वजह से यांजियांग को तगड़ी भूख लगी थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर आ गया। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर उससे मिलने आया, जिसे देखते ही यांजियांग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ चुकी थी। वेटियान को देखते ही वो समझ चुका था कि अब ये बंदा कोई नई मुसीबत लेके आया है, इसलिए वो वेटियान को तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाओ। मगर वेटियान ने तो इस
पर काफी पोलाइट रिप्लाई दिया था। वो स्माइल करते हुए कहने लगा कि यानजियांग, मैं यहाँ पर झगड़े करने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास दावत का न्योता लेके आया हूँ। दरअसल मेरा भाई वेलिन तुमसे मिलना चाहता है। तो यानजियांग उससे पूछता है, अच्छा जी, फिर बताओ दावत पर कहाँ जाना है। जिस पर वेइटियान कह रहा था कि हमें क्रेन फ्रेग्रेंस टावर जाना होगा, वहीं पर दावत की सारी प्रिपरेशन की गई है। तो यानजियांग भी एकदम कूल अंदाज में कहने लगा कि अरे वाह, ये तो काफी अच्छी खुशखबरी है। सच बताओ तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और उतने में तुमने दावत का इन्विटेशन दिया। अब इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। जो सुनते साथ ही वेइटियान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि भाई ये दावत तो तेरी आखिरी दावत होने वाली है। जिसके बाद ये दोनों सीधे फ्रेग्रेंस टावर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर वेइटियान सोच रहा था, चलो ये बकरा तो खुद ही हलाल होने के लिए तैयार है, अब हमने भी जल्द से जल्द इसकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इधर यानजियांग भी दिल ही दिल में कह रहा था कि पता नहीं तुम लोग मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी प्लानिंग को देख पा रहा हूँ? खैर, अगर तुम मेरे लिए गड्ढा खोदोगी तो उसमें तुम्हें ही दफन होना पड़ेगा। वैसे भी मैंने हाल ही में नई स्किल को मास्टर किया है, तो उसे यूज करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। जिसके बाद हमें युन नाम की बंदी दिखाई गई, जो कि फ्रेग्रेंस टावर में आते ही यानजियांग और वेइटियान का स्वागत करने लगी। उन्हें बताती है कि मास्टर वेई आपका कभी से इंतजार कर रहे थे, प्लीज जाकर उनसे मिल लीजिए। अब वेइटियान यानजियांग को लेकर उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर इनकी दावत होने वाली थी। पहला तो यानजियांग को लगा था कि वेइलिन ने उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी फौज खड़ी की होगी, लेकिन वेलिन तो बस एक एल्डर के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ पर वेलिन कह रहा था, यानजियांग, मैंने बोला था ना हमारी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। जिस पर यानजियांग कह रहा था, हाँ भाई, तुमने दावत का न्योता दिया और मैं दावत को कभी मना नहीं करता। तो बताओ फिर मेरा खाना कहाँ पर है, ताकि मैं जल्दी से खाना खा के फ्री हो जाऊँ। जिस पर वेलिन कह रहा था कि तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, तो इसे मरते हुए बंदे पर खाना जाया करना, ना ये तो मुझे जरा भी पसंद नहीं। हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर पार्टी तो होगी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद। जिसके बाद वो अपने साथ लाए हुए एल्डर को हुक्म देता है कि जल्दी से इसे खत्म करो। वेल, इस बंदे का नाम था एल्डर लियो और ये वेलिन के हजारों चमचों में से एक है। यहाँ पर एल्डर लियो कह रहा था कि मैं इस बंदे को खत्म करने से पहले इसके साथ थोड़े से मजे करना चाहता हूँ। और फिर एल्डर लियो अपनी चॉपस्टिक सीधे यानजियांग की तरफ थ्रो कर देता है, मगर यानजियांग ने तो चाय पीते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर एल्डर लियो समझ चुका था कि ये बंदा टैलेंटेड है। वो कह रहा था, बच्चे, मैंने पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि तुम्हारे पास भी कुछ एबिलिटीज हैं। इतना कहते साथ ही एल्डर लियो ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल इस बंदे के पास स्कॉर्पियन किंग की पॉइजनस पावर थी, जिसे देख वेइटियान और वेइलिन भी थोड़े से शॉक हो गए। उन्हें इस पॉइजन की चपेट में बिल्कुल भी नहीं आना था। हालांकि यानजियांग पूरी तरह से रिलैक्स था। जिसके बाद वो गुस्से में वेइलिन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें 3 दिनों का वक्त दिया था ताकि तुम मुझसे बदला लेने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ के लाओ, लेकिन देखो 3 दिनों के बाद भी तुम्हें कचरा उठाकर यहाँ लाए हो। मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा इज्जत दी, इसमें मेरी ही गलती है। उसकी बातें सुनकर एल्डर लियो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, बदतमीज लड़के, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे पास ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जिनके दम पर तू इतना उछल रहा। तो यानजियांग कूल अंदाज में कहने लगा कि सीनियर, प्लीज आजमा के देखो ना, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो सुनते साथ एल्डर लू ने उस पर हेवनवुड टेक्निक का यूज करते हुए हमला कर दिया। यहाँ पर वो एल्डर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन यानजियांग की थंडर टेक्निक के सामने उसकी मूव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो कह रहा था, एल्डर, आपने भी थंडर का यूज किया और मैंने भी उसी का किया था, लेकिन हम दोनों की मूव्स में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर वेइटियान का मुंह तो खुला के खुला रह गया। उसे लग रहा था कि शायद आज भी उसकी बैंड बजने वाली है। तब तक यानजियांग अपने थंडर को एक स्नेक का शेप देते हुए तुरंत ही एल्डर पर अटैक कर चुका, जिससे वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। हालांकि एल्डर इस अटैक से बच गया था, लेकिन तब तक यानजियांग आकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है। यहाँ पर यानजियांग ने अपने एक और मूव का यूज किया, जिसे गोल्डन थ्रेड बाइंडिंग हैंड्स कहा जाता था। उसकी ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि एल्डर लियो को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी को अंदर से कोई जकड़ रहा है, और फिर वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर काफी दूर पुश हो जाता है। यहाँ पर एल्डर लियो तो सीधे बेहोश हो चुका था। इस नजारे को देखकर तो इन वेई ब्रदर्स के होश ही उड़ गए। वो आए तो थे यानजियांग को खत्म करने के लिए, लेकिन अब तो उनकी खुद की जान के लाले पड़े हैं। यहाँ पर वेलिन अपने भाई से कह रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारी हालत तो इस बुढ़े से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब वो यहाँ से जाने वाले थे कि तभी यानजियांग उनका रास्ता रोकता है। उनसे पूछता है, क्या है यार ये सब, तुमने मुझे यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया
था और यहाँ पर मुझे खाने का एक दाना भी नहीं मिला। मुझे डिनर सर्व किए बिना तो तुम लोग यहाँ से जा ही नहीं सकते। अब वैसे तो यहाँ पर वेलिन ने यान जियांग के पाँव पकड़ने चाहिए थे, लेकिन इस बंदे की अकड़ थी जो कम होने का नाम नहीं लेती। वो कह रहा था, यान जियांग शायद तू मुझे ठीक से जानता नहीं, दरअसल मैं रैम्पेज गैंग के लीडर का बेटा हूँ, इसलिए मेरे सामने उतनी ही बदतमीजी करना जितनी मार तुम खा पाओगे। और ये बात अपनी छोटे से दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी रैम्पेज गैंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम अभी तक मेरी पावर्स को समझ ही नहीं पाए। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है मैं तुम्हारी गैंग से डरता हूँ? इतना कहते साथ ही यान जियांग उसे अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए डराने लगा। बेचारे वेलिन की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। यान जियांग चाहता तो वेलिन को मार देता, लेकिन यहाँ पर हमें यान जियांग का एक अलग कैरेक्टर नजर आता है। ये बंदा अपने दुश्मनों को खत्म नहीं करता, बल्कि बस उनसे थोड़ा सा फायदा उठाता है। जैसा उसने एल्डर हॉन्ग के साथ किया था, वैसे ही सेम चीजें वेलिन के साथ करने वाला है। यहाँ पर बेचारा वेलिन यान जियांग के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो कह रहा था, मेरे छोटे भाई, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल हब देने के लिए तैयार हूँ। मगर यान जियांग इतने कम में तो सेटल नहीं होने वाला। वो कह रहा था, वेलिन, मुझे लगा ही नहीं था तुम अपनी जिंदगी को इतना सस्ता समझते हो। खैर, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाने में खुशी मिलेगी। अब यान जियांग उस पर अटैक करने के करीब था कि तभी वेलिन चिल्लाते हुए उसे कहने लगा कि प्लीज भाई ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 10 स्पिरिचुअल हब्स देने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे बख्श दो। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने अपना अटैक रोक लिया और कह रहा था, वेलिन, स्पिरिचुअल हब्स तो मैं तुमसे कलेक्ट कर ही लूंगा, लेकिन ये मत भूलो कि तुमने मुझे यहाँ खाने पर बुलाया था, इसलिए चलो जल्दी से खाना सर्व करो क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। जो सुनते साथ ही दोनों वे ब्रदर्स हाँ में सर हिलाने लगे। साथ ही वेलिन अपने कजन वेटियान पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुझे समझ नहीं आता, हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जाओ जल्दी से उनका खाना लेकर आओ। तो वेटियान तुरंत ही अपना पसीना पोंछते हुए वहाँ से भाग निकला। वो तो शुक्र मना रहा था कि चलो आज के दिन कम से कम उनकी जान बच गई। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान जियांग ने पेट भर के खाना खा लिया था। वहीं पर वेलिन बस लाचार होकर उसके पाँव में पड़ा हुआ था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। उतने में ही यान जियांग के पास मौजूद मैसेंजर ऑफ ग्लो होने लगा। दरअसल एल्डर सोंगशिया उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। वो कह रही थी, मेरे दोस्त, मैं इस वक्त परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल कियानशुई और मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि तुम कियानशुई को ट्रीट कर पाओ। तो अगर तुम बिजी ना हो तो क्या हम तुमसे मिलने आ सकते हैं? जो सुनते साथ ही यान जियांग ने एल्डर सोंग को सीधे फ्रेग्रेंस टावर में आने के लिए बता दिया। वो कह रहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ यहीं पर डिनर कर रहा हूँ, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जो सुनते साथ ही एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में कियानशुई को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। गाइस, दरअसल यान जियांग उसी एल्डर से बात कर रहा था जिसकी ग्रैंड डॉटर कियानशुई को उसने थोड़े दिनों पहले हील किया था, लेकिन अभी तक कियानशुई की हीलिंग प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी और इसी वजह से वो लोग यान जियांग से एक बार फिर से मिलना चाहते थे। अब यहाँ पर यान जियांग उसी एल्डर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहाँ पहुँच गया वेलिन का बाप, जो कि रैम्पेज गैंग का लीडर है। उसे तो अपने बेटे को घुटनों पर देखकर अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। आज तक वेलिन को ऐसे कुत्ते जैसा किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, इसलिए उसका बाप काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर वेलिन उससे कह रहा था कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना ये बंदा मुझे मार देगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।